सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग ज्योग्राफी का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मृदा यानी कि सॉइल। मृदा के बारे में आपसे एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो काली मृदा से पूछा जाता है, फिर रेड सॉइल, लेटेरॉइड सॉइल। लेटेरॉइड सॉइल तो आपका कंफर्म है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु में ही पाया जाता है, इसलिए वो क्वेश्चन तो भारत से पूछा ही जाता है। और इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मृदा अपर्दन, ठीक है। सॉइल इरोजन के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मृदा अपर्दन क्या होती है। उसके बाद अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा क्या होता है। जैसे चाय की खेती हमेशा अम्लीय मृदा में पाई जाती है। अगर आप कृषि चैप्टर जो पढ़िएगा, इसके बाद मृदा के बाद हम लोग वनस्पति पढ़ेंगे, कृषि पढ़ेंगे, ठीक है। वनस्पति पढ़ेंगे, कृषि पढ़ेंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं मृदा का घटक है। विशेष प्रकार की मृदा में विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो मृदा ही उन सब का रूट कॉज है। और मृदा का कॉज है बारिश ज़्यादा होना, कम होना, ये धूप ज़्यादा होना, टेम्परेचर ज़्यादा होना, टेम्परेचर कम होना, ये मृदा के निर्माण में काफ़ी उपयोगी भूमिका निभाता है। तो मृदा को समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है एग्ज़ाम के लिए, आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लाल मृदा का रंग लाल क्यों होता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण, ठीक है। या फिर आपको इसी को लिख दीजिएगा फेरस या फेरिक, ठीक है। फेरस ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड के कारण मृदा का रंग लाल होता है। और सिर्फ लाल मृदा का रंग ही लाल नहीं होता है, लेटेराइट मृदा का रंग भी लाल आयरन ऑक्साइड के कारण ही होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉइल शब्द की उत्पत्ति होती है एक लैटिन शब्द से जिसका नाम है सोलम। और मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं वो 5 चीज़ हैं, इनको आपको याद रखना है। पहला है पैतृक सेल, जिसको रॉक बोलते हैं, और इसमें आपको आधारभूत खनिज और पोषक तत्व पाए जाते हैं। जलवायु भी काफ़ी अफेक्ट करते हैं मृदा के निर्माण को, जैसे रासायनिक क्रिया के द्वारा मृदा का निर्माण होता है, और सूक्ष्म जैविक क्रिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ज़मीन के अंदर, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, वो मृदा को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर देते हैं जिससे मृदा का निर्माण होगा। जहाँ पर सूक्ष्म जीव पाए जाएंगे वहाँ मृदा काफ़ी पतली होगी, एकदम चिकनी मृदा होगी, और मृदा जितना पतला होगा उतना ही मृदा उपजाऊ भी होगा। तो जलवायु कहीं ना कहीं मिट्टी के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वनस्पति का बात करें तो वनस्पति यानी कि ह्यूमस की मात्रा को निर्धारित करते हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में वनस्पति जितनी ज़्यादा पाई जाएगी उस क्षेत्र में ह्यूमस की मात्रा भी उतनी ज़्यादा पाई जाएगी। और ह्यूमस क्या करता है कि मृदा के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। तो वनस्पति भी कहीं ना कहीं, वनस्पति ही सड़ गल के ह्यूमस का निर्माण करता है। जो वनस्पति गिरेगी, जैसे पेड़ के पत्ते गिरे ज़मीन पे, तो वो पत्ता सड़ने गलने के बाद वो ह्यूमस बना देता है और वो आगे आने वाले फसल के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। तो अगला आते भूमिगत जल। ज़मीन के अंदर जो इनलैंड वाटर है, भूमिगत जल है, वो भी काफ़ी ज़रूरी होता है मृदा के निर्माण के लिए, क्योंकि वही मृदा को नमी प्रदान करता है, ठीक। उसके बाद अगला है सूक्ष्म जीव। ये मृदा में वनस्पतियों और जीवों के अवशेषों को सड़ा गला कर खनिज और जैविक पदार्थों को अलग कर देते हैं और ह्यूमस का भी निर्माण करते हैं। तो सूक्ष्म जीव तो आपका VVI है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जलवायु हो गया, सूक्ष्म जीव हो गया, वनस्पति हो गया, ह्यूमस हो गया, ये सारे चीज़ मृदा के निर्माण में काफ़ी उपयोगी पाए जाते हैं। अब समझिए, जिस क्षेत्र में वनस्पति ज़्यादा पाई जाएगी उस क्षेत्र में मृदा में ह्यूमस की मात्रा भी ज़्यादा होगी। ह्यूमस जो है वो मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने का कार्य करती है, ये हम बता ही चुके हैं। जिस क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ की मृदा निच्छालन क्रिया यानी कि लीचिंग एक प्रोसेस होता है, इस लीचिंग प्रोसेस से प्रभावित हो जाता है और मृदा के ऊपरी परत से उपजाऊ मिट्टी बहकर निचले सतह में चली जाती है, जिससे क्या होता है उस क्षेत्र की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत के जितने भी मृदा है उसमें किस मृदा में निच्छालन की क्रिया पाई जाती है, तो आंसर होगा लेटेराइट मृदा, लेटेराइट सॉइल, ये क्वेश्चन पूछता है। आगे बात करते हैं। जैसे केरल के पश्चिमी घाट क्षेत्र में सिलिका जो है वो बहकर निचले क्षेत्रों में चली जाती है, जिससे मृदा की उर्वरक क्षमता ऊपरी भागों में घट जाती है और निचली भागों में बढ़ जाती है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले खनिज का ट्रिक हम पिछले वीडियो में भी बता दिए थे, मोज़ाइक। M का मतलब हो गया खनिज यानी कि मिनरल्स, M का मतलब मिनरल्स, O का मतलब हो गया ऑक्सीजन, S का मतलब हो गया सल्फर, A का मतलब हो गया एल्यूमिनियम, I का मतलब हो गया आयरन और C का मतलब हो गया कार्बन। S का मतलब सल्फर नहीं, सिलिका कर दीजिए, सल्फर की जगह क्या कर दीजिए, सिलिका।
सिलिका। ठीक है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है अर्थ क्रस्ट में, पृथ्वी के क्रस्ट में। दूसरा है सिलिका, और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु अगर क्वेश्चन पूछे तो एल्युमिनियम हो जाएगा। तत्व पूछे तो ऑक्सीजन हो जाएगा, धातु पूछे तो एल्युमिनियम हो जाएगा। दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु आयरन है, और तीसरा उसके बाद है कार्बन। कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, धातु नहीं है। ठीक है। निक्षालन की क्रिया लीचिंग द्वारा ही केरल में लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। लेटराइट मृदा जो है ये यहाँ पर आपको पेय पदार्थ की खेती की जाएगी, मसालों की खेती की जाएगी, लेकिन यहाँ पर इसकी उर्वरक क्षमता कम होने के कारण खाद्यान्न की खेती नहीं की जाती है। इसके बाद शुष्क क्षेत्र का बात करें, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र जो राजस्थान वाला एरिया है, वहाँ पर वाष्पीकरण की क्रिया ज़्यादा होती है, जिससे इन क्षेत्रों में केशिका क्रिया प्रारंभ हो जाती है, और केशिका क्रिया प्रारंभ होने से पानी के साथ साथ वहाँ पर चूना भी मिट्टी के ऊपरी सतह पर आ जाता है। जल में घुला चूना मिट्टी के ऊपरी सतह पर बिछ जाता है, जिससे मृदा को क्षारीय बना देता है। और आपसे क्वेश्चन पूछता है जब मृदा क्षारीय हो उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम मिलाया जाता है। और जब मृदा अम्लीय हो तो उसमें क्या मिलाया जाता है? चूना मिलाया जाता है, लाइम मिला दिया जाता है। मृदा रिएक्शन, मृदा अभिक्रिया क्या होता है? सॉइल रिएक्शन क्या होता है? यदि मिट्टी की अम्लीय, यह जो है मृदा अभिक्रिया मिट्टी की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति पर निर्भर करता है कि मृदा अम्लीय है या क्षारीय है। अम्लीय मृदा किसको बोलेंगे? यदि मिट्टी में H+ आयन यानी कि हाइड्रोनियम आयन की अधिकता हो, यानी कि pH जो है उसका 7 से कम हो। और मृदा क्षारीय कब होती है? जब उसमें हाइड्रोक्साइड आयन या फिर सोडियम आयन या फिर पोटेशियम आयन की सांद्रता अधिक हो। इसमें pH क्या होता है? 7 से ज़्यादा होता है। ठीक। पौधों की वृद्धि के लिए मृदा का pH मान कितना होना चाहिए? 6 से 7.5 के बीच में होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा अम्लीय भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा क्षारीय भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। उदासीन मृदा का pH 7 होता है, जो सबसे उपयोगी होता है मृदा के। देखिए 6 और 7.5 के बीच में 7 होता है, तो क्षारीय मृदा भी बहुत ज़रूरी होता है फसल उगाने के लिए। अगर मृदा अम्लीय है तो सुधार करने के लिए उसमें चूना या लाइम मिला दिया जाता है। अगर मृदा क्षारीय है तो सुधार के लिए उसमें जिप्सम मिला दिया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा यूपी में पाई जाती है, और सर्वाधिक लवणीय मृदा गुजरात में पाई जाती है। अभी चेंज हो गया है डाटा, अभी दोनों चीज़ आपका ये दोनों गुजरात ही होगा आंसर। क्षारीय बोलिए या लवणीय बोलिए, गुजरात ही आंसर होगा। आगे, अम्लीय मृदा जो है वो चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है, जहाँ पर चाय की खेती की जाती है। जैसे दार्जिलिंग है एक जगह वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग में आपका चाय की खेती की जाती है। और आपका असम जो राज्य है, असम में भी आपका चाय की खेती बहुत की जाती है। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पर भी चाय की खेती की जाती है। चाय और मसालों की खेती की जाती है क्योंकि वहाँ की मृदा अम्लीय होती है। आगे बात करते हैं मृदा संगठन या कंपोनेंट्स के बारे में देख लेते हैं। खनिज पदार्थ, सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ पाया जाएगा मृदा में, जो कि 40 से 45% होता है। दूसरा मृदा में पाया जाएगा ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ 5 से 10%। तीसरा पाया जाएगा मृदा जल 25%। और चौथा सूक्ष्मजीव का परसेंटेज थोड़ी पता चलेगा। सूक्ष्मजीव जिसमें कवक और जीवाणु काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यही है मृदा के संगठन, ये होगा तभी मृदा का निर्माण होगा। आगे बात करते हैं ह्यूमस का बात करते हैं। तो मृदा में वनस्पतियों और जीवों के सड़े गले अवशेषों को या जैविक पदार्थों को ह्यूमस कहा जाता है। ये मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। मृदा परिच्छेदिका पढ़ लेते हैं, सॉइल हॉरिजन। इसमें A परिच्छेदिका, B परिच्छेदिका, C परिच्छेदिका, D परिच्छेदिका 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। और एक E हॉरिजन है जो ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इस दोनों का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होता है, जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करता है। तो चलिए जितना भी हॉरिजन है उसको देख लेते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। O हॉरिजन सबसे ऊपर में, O हॉरिजन जिसको टॉप सॉइल बोलते हैं, जहाँ पर घास दिख रहा है आपको, ये जो घास दिख रहा है O हॉरिजन है, इसको टॉप लेयर सॉइल भी बोलते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा रहता है और जनरली वो डीकम्पोज होता है सूक्ष्मजीवों के द्वारा। सूक्ष्मजीव इसको विघटित कर देते हैं। और O हॉरिजन जो है जितना भी मृदा का लेयर है उसमें सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, सर्वाधिक उपजाऊ लेयर यही है, टॉप लेयर। जब सॉइल इरोजन होता है, मृदा अपरदन होता है, तो इसी टॉप लेयर को बहा कर ले जाता है।
जिसको मृदा अपरदन बोल देते हैं। ओ हॉरिजन का ही यानी कि टॉप लेयर जो सॉइल होता है उसी को उड़ा के ले जाता है। तो ये सबसे ज़रूरी है खेती करने के लिए। ये जितना उपजाऊ होगा ओ हॉरिजन, वो मिट्टी भी उतनी उपजाऊ मानी जाएगी। दूसरा लेयर है ये सेकेंड वाला, यहाँ से यहाँ तक, जिसको ए हॉरिजन बोलते हैं। ए हॉरिजन, इसका ई नहीं याद रखना है कितना दूर तक होता है, कितना किलोमीटर, कितना मीटर, वो सब नहीं पूछता एग्जाम में। खाली आपको याद रखना ए हॉरिजन में क्या होता है, इसमें ह्यूमस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और ह्यूमस के साथ साथ यहाँ खनिज तत्व भी पाया जाता है। तो ये भी आपका काफ़ी उपजाऊ होता है। ए हॉरिजन भी आपका काफ़ी उपजाऊ होता है। सबसे उपजाऊ हो गया आपका ओ हॉरिजन और दूसरा में हो गया ए हॉरिजन। थर्ड नंबर भाई ई हॉरिजन जो होता है, ए का सबसे निचला पॉइंट, ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट ई हॉरिजन। ई हॉरिजन जो है ये लाइट कलर्ड मिनरल पार्टिकल यहाँ पर पाया जाता है, एकदम हल्का मिनरल पार्टिकल यहाँ पे पाया जाएगा। और यही होता है एलिविएशन और लीचिंग का जोन। लीचिंग जो है ई हॉरिजन में होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा एलिविएशन कहाँ होगा या फिर लीचिंग कहाँ होगा, तो ओ हॉरिजन में ई हॉरिजन में होगा। और याद रखिएगा लीचिंग कहाँ पर होता है, लेटेराइट मृदा में होता है, लेटेराइट मृदा में होता है, लेटेराइट सॉइल में होता है। आगे बी हॉरिजन का बात करें तो दूसरा हमारा बी हॉरिजन है, यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा बी हॉरिजन है। और यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ क्ले ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम एबव। तो क्ले का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्ले जो है वो बी हॉरिजन में इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। सी हॉरिजन का बात करें, यहाँ पर चट्टान पाया जाएगा लेकिन विदर्ड रॉक, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा विदर्ड रॉक कहाँ पाया जाएगा, तो आपको सी हॉरिजन में पाया जाएगा। डी हॉरिजन को ही आर हॉरिजन बोलते हैं। आर का मतलब रॉक होता है, चट्टान। यहाँ पर भी चट्टान पाया जाएगा लेकिन अंतर क्या है, सी हॉरिजन और आर हॉरिजन में अंतर क्या है, यहाँ पर विदर्ड रॉक पाया जाता था सी हॉरिजन में, जबकि यहाँ पर डी हॉरिजन या आर हॉरिजन में क्या पाया जाएगा, अनविदर्ड रॉक, जिसको बेड रॉक भी बोल देते हैं। यही अंतर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, विदर्ड रॉक सी हॉरिजन, अनविदर्ड रॉक डी हॉरिजन। अब देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को शॉर्टकट में ICAR बोलते हैं और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। ये मृदा को 8 प्रकार से डिवाइड किया गया है, 8 प्रकार से डिवाइड किया गया। वो 8 प्रकार यहाँ पर हम बता देंगे, पहले आगे देख लेते हैं, ठीक है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, इसका हेडक्वार्टर है भोपाल में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल रिसर्च, सॉइल साइंस, ये भोपाल में है। और बात करते हैं मृदा में 4 महत्वपूर्ण चीज़ें कौन कौन सी पाई जाती है। NPKH याद रखना है। N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फास्फोरस, K का मतलब पोटेशियम, H का मतलब ह्यूमस। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और ह्यूमस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मृदा के लिए। अगर ये ना हो तो मृदा की उपजाऊपन कम हो जाती है। भारत में 8 प्रकार की मृदाओं के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन है जो भारत में 8 प्रकार की मृदा है। इन 8 प्रकार की मिट्टियों को हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन है ये 8 प्रकार की मिट्टियाँ। सबसे पहला है काली मिट्टी, दूसरा है पीटमय मृदा, ठीक है, पीट युक्त या दलदली मिट्टी भी इसको बोल देते हैं। और तीसरा है लेटराइट मृदा, चौथा है जलोढ़ मृदा, पांचवा है लाल मिट्टी और पीली मिट्टी, फिर है शुष्क मृदा या इसी को हम लोग मरुस्थलीय मृदा भी बोल देते हैं। उसके बाद है लवणीय मृदा या क्षारीय भी इसी में आ जाता है, क्षारीय मृदा। उसके बाद पर्वतीय वन या वन मृदा, पर्वतीय मिट्टी बोल दीजिए या फिर वन मिट्टी बोल दीजिए, ये एक ही बात है। तो चलिए हम लोग मैप के थ्रू देख लेते हैं कि कौन कौन से जगह पर कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है ये है आपका पर्वतीय मिट्टी, यानी कि यहाँ से लेकर ये पूरा क्षेत्र, यहाँ इतना दूर आपको पर्वतीय मृदा है। फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, ये इतना दूर आपको पर्वतीय मृदा मिलेगा, ठीक है। पर्वतीय मृदा का अगर हम लोग बात करें तो इसका खासियत क्या है समझ लेते हैं। पर्वतीय मिट्टी हमेशा हिमालय के पास मिलेगा, हिमालय के आसपास वाले एरिया में। और जैसे कि यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख वाला एरिया हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड में मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको सिक्किम में मिलेगा, सिक्किम में थोड़ा सा आपको सिक्किम में मिलेगा, और इधर आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। यानी कि इतने एरिया में आपको पर्वतीय मृदा आपको मिलेगा। पर्वतीय मृदा का खासियत क्या है, इसमें ह्यूमस का बहुत ज़्यादा अधिकता होता है। ह्यूमस की अधिकता के कारण हिमालय की पर्वतीय मिट्टी में अम्लीय गुण आ जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, अम्लीय गुण आ जाता है, एसिडिक। ये मिट्टी जो है आपका एसिडिक हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा लिख देते हैं, एसिडिक मिट्टी। और एसिडिक होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर
पर्वतों की ढाल पर, यहाँ पर जो पर्वत है इसकी ढाल पर यानी कि ढालों पर, किनारों पर जो इसका स्लोप है वहाँ पर आपको सेब मिल जाएगा, सेब मिल जाएगा, आपको नाशपाती मिल जाएगा, नाशपाती मिल जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, चाय मिलेगा। चाय भी हमेशा आपको अम्लीय मृदा में ही पाया जाएगा। पर्वतीय मिट्टी जो है ये पूर्ण रूप से विकसित इसको नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि इन पर चारों होराइजन जो है A, B, C, D, ये चार जो होराइजन है ये चारों होराइजन नहीं पाया जाता है। केवल आपको 1-2 होराइजन ही मिलेगा, चारों होराइजन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इस मृदा को हम लोग पूर्ण विकसित मृदा नहीं बोलते हैं। ठीक है, और समझ लीजिए ये पर्वतीय ढालों के नीचे की ओर बह जाते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ ढलान है तो अगर ऊपर में जो मिट्टी है वो बह के नीचे जमा हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी जब भी पड़ेगा तो ऊपरी मृदा को बहा कर नीचे ले आता है। तो ये मृदा कभी भी पूर्ण विकसित नहीं हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक जो पर्वतीय मृदा है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के आसपास एक मृदा पाई जाती है, उसको बोलते हैं करेवा मिट्टी। करेवा मिट्टी क्यों फेमस है? क्योंकि ये अत्यंत महीन मिट्टी होती है, अत्यंत चिकनी, महीन। जो मिट्टी जितना महीन होगा उसका उर्वरक शक्ति उतना ज़्यादा रहेगा। करेवा मिट्टी का खासियत क्या है? ये जनरली कश्मीर घाटी में पाया जाता है, कश्मीर की घाटी में पाया जाता है और अत्यधिक महीन मिट्टी होता है। इसमें आपको क्या क्या उगाया जाता है? सैफ़्रॉन यानी कि केसर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछता है केसर किस प्रकार की मिट्टी में उगाया जाता है, तो पर्वतीय मिट्टी या करेवा मिट्टी आपको आंसर मारना है, करेवा मिट्टी। और याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में कौन सा सैफ़्रॉन पाया जाता है, कौन सा केसर पाया जाता है? जाफ़रान किस्म का आपको केसर पाया जाता है। और बात करें यहाँ पर आपको एलमंड्स पाया जाएगा। ठीक है, एलमंड्स, और यहाँ पर वॉलनट पाया जाएगा, वॉलनट। उसके बाद आपको यहाँ पर एप्पल यानी कि सेब पाया जाएगा, और यहाँ पर क्या पाया जाएगा? ऑर्कार्ड्स भी आपका पाया जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपको पर्वतीय मिट्टी का या करेवा मिट्टी का खासियत है। मिट्टी में देखिए एक्चुअली कोई भी फसल है उसके लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होता है, और नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का प्रक्रिया हम बताए थे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण इसका प्रक्रिया के लिए आपको हम बताए थे कि कौन कौन सा फंगस जो है वो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, या कौन कौन सा बैक्टीरिया है वो करता है। वो सारा चीज़ हम आपको बता दिए थे, लेकिन नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने वाला फसल नहीं बताए थे। तो फसल को आप यह याद रख लीजिए, कुछ फसल हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, जैसे अल्फ़ा, एक फसल है अल्फ़ा, ये फसल आपको नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। दूसरा है ड्राई बीन्स के अलावा एक और है आपको गाटबेजो बीन्स है। और कौन कौन है आपका? मटर का प्लांट है, ये भी आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। सोयाबीन और उड़द की दाल ETC, और भी बहुत सारा चीज़ है। इसमें आपको अल्फ़ा, ड्राई बीन्स और गाटबेजो बीन्स, ये आपको तीनों याद रखना है। ये आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए फेमस है। अब देखिए, अब हम लोग दूसरा प्रकार का मृदा जो हम लोग देख लेते हैं वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक मृदा दिख रहा है राजस्थान के पश्चिमी वाले क्षेत्र में। ये मृदा है आपको मरुस्थलीय मृदा, या इसी को शुष्क मृदा भी बोलते हैं, शुष्क या मरुस्थलीय मृदा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका विस्तार जो है भारत के पश्चिमी भाग यानी कि वेस्टर्न वाला पार्ट जो है पश्चिमी भाग में हो जाता है, और शुष्क क्षेत्रों में इसका विकास होता है। जैसे आपको पंजाब का कुछ निचला एरिया हो जाएगा, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा का निचला एरिया हो जाएगा, दक्षिणी हरियाणा, उसके बाद आपको पूरा राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, और गुजरात का ये कच्छ वाला क्षेत्र, ये ऊपर वाला क्षेत्र, गुजरात का ये कच्छ वाला क्षेत्र, यहाँ तक आपको थोड़ा सा यहाँ तक आ जाता है ये मरुस्थलीय भूमि। और याद रखिएगा इन भूमि में आपको खाद्यान्न नहीं उगाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी होती है, मिट्टी आपको ज़्यादा ह्यूमस का मात्रा नहीं मिलेगा, रेत मिलेगा, आपको बजरी मिलेगा, यहाँ पर रेत और बजरी ज़्यादा मिलेगा। इसलिए यहाँ पर खाद्यान्न नहीं उगाया जाता, यहाँ पर मोटा अनाज उगाया जाता है। और मोटा अनाज में आपको याद रखना है कौन कौन? ज्वार, बाजरा। ठीक है, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मोटा अनाज, कोई भी मोटा अनाज हो लीजिए। ठीक है, और आपका सरसों भी आपको याद रखना है, यहाँ पे उगाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और समझ लीजिए जहाँ पर भी आपको ज्वार उगाया जाएगा, आपसे एक क्वेश्चन पूछता है सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन करने का कारण ज्वार है। ज्वार जो है इसकी खेती से मृदा अपरदन सबसे ज़्यादा होती है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है ज्वार वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का मरुस्थलीय मिट्टी भी हो गया। अब जलोढ़ मिट्टी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो आपका
ग्रीन कलर का पोर्शन दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ग्रीन वाला पोर्शन, यहाँ ये पूरा ये वाला पोर्शन, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जलोढ़ मृदा है। और नीचे में भी आपको यहाँ देखिए यहाँ पर इतना दूर तक आपको जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा का क्या खासियत है उसको देख लेते हैं। जलोढ़ मृदा जो है, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग कॉप मिट्टी भी बोलते हैं। कॉप मिट्टी, इसी को हम लोग कछाड़ी मिट्टी भी बोलते हैं, कछाड़ी मिट्टी, या इसी को हम लोग दोमट मिट्टी भी बोलते हैं, दोमट मिट्टी। इंग्लिश में इसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं, एलुवियल सॉइल। इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली ये मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। जितनी भी हिमालयी नदी हैं, हिमालयी नदी बहेगी, अपने साथ बहुत कुछ लेकर आएगी। हिमालयी मिट्टी अपने साथ दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी बहा कर लेकर आती है। और ये जनरली उत्तर भारत का मैदान, यहाँ से यहाँ तक पूरा उत्तर भारत का मैदान है, इतने दूर में पाई जाएगी। और प्रायद्वीपीय भारत के पठार में भी कई नदियाँ हैं, उन नदियों के क्षेत्र के आसपास पाई जाएगी। जैसे यहाँ पर आपको महानदी के आसपास पाई जाएगी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में भी ये पाई जाएगी। तो आपको याद रखना है कि दोमट मिट्टी मुख्यतः दो जगह पाई जाएगी। पहला उत्तर भारत के मैदान में, कहाँ पर, ये एरिया हो गया उत्तर भारत का मैदान। दूसरा प्रायद्वीपीय भारत का मैदान और तटीय क्षेत्र, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत का मैदान है। और तटीय क्षेत्र, ये आपका तटीय क्षेत्र हो गया, तटीय क्षेत्र हो गया। पूर्वी तटीय क्षेत्र में जनरली ये कहाँ पाया जाएगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इसका डेल्टा के क्षेत्र में पाया जाएगा। और पश्चिमी तटीय मैदान में ये केरल और गुजरात में पाया जाएगा। सिर्फ केरल में थोड़ा दूर का एरिया है, यहाँ पर केरल में पाया जाएगा। और गुजरात का निचला वाला जो पोर्शन है वहाँ पर पाया जाएगा। तो ये हो गया आपका जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी, जितनी भी मिट्टी हम लोग पढ़ रहे हैं, पर्वतीय जलोढ़, काली, सब में सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो है वो जलोढ़ मिट्टी ही होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ माना जाता है। इसको उपजाऊ होने का रीज़न ये है, ये दो प्रकार की होती है जलोढ़ मिट्टी। पहला तो हो गई खादर, दूसरा हो जाता है बांगर। खादर किसको बोलते हैं, जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, नई जलोढ़ मिट्टी। और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी, यानी कि जो जहाँ भी बाढ़ वाला एरिया आएगा, बाढ़ अपने साथ नई मिट्टियों को बहाकर लेकर आएगी, तो वहाँ नई जलोढ़ यानी कि खादर मिट्टी बनेगी। और जहाँ पर पुरानी जलोढ़ होगी वो बांगर होगी। नई जलोढ़ जो है यानी कि खादर, वो ज़्यादा उपजाऊ होती है, अधिक उपजाऊ होती है, जबकि पुरानी जलोढ़ जो है वो कम उपजाऊ होती है। खनिज तत्व का बात करें तो यहाँ खनिज तत्व की प्रचुरता कौन कौन सी पाई जाएगी जलोढ़ मिट्टी में, पोटास पाया जाएगा, पोटास। उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड के बाद यहाँ पर चूना पाया जाएगा। और कुछ कार्बनिक पदार्थ या जैविक पदार्थ यहाँ पर पाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर याद रखिए, जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस का कमी होता है, नाइट्रोजन और ह्यूमस का कमी पाया जाता है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। अब एक चीज़ समझिएगा, बांगर क्षेत्र का जो मिट्टी होता है, यानी कि दो तरह का जलोढ़ मिट्टी होता है, एक खादर, एक बांगर, खादर और बांगर। तो ये जो बांगर है, ये बांगर मिट्टी जो है, इसका अगर आप लोग खुदाई कीजिएगा तो वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का एक आपको चादर मिलेगा, ग्रंथि मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथि मिलती है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट की जो ग्रंथि है वो हिमालय क्षेत्र को काटकर जो नदियां हैं वो लेकर आती है और कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथि बना देती है। यानी कि हिमालय क्षेत्र से जितनी भी नदियां आएंगी वो पर्वतों को काटकर कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथि बनाती है, ये भी आपको याद रखना है। और इस कैल्शियम कार्बोनेट का जो ग्रंथि है, इसको हम लोग स्थानीय भाषा में कंकड़ बोल देते हैं, कंकड़ बोल देते हैं। तो ये था हमारा जलोढ़ मिट्टी का बात। अब हम लोग थोड़ा सा काली मिट्टी के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो आपको मोटा वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, यहाँ पर ये पूरा एरिया, और यहाँ पर आपका थोड़ा सा एरिया, यहाँ पर आपका काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, काली मिट्टी के काले रंग का कारण क्या है। तो काली मिट्टी के काले रंग का कारण क्या है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, ये याद रखना है। उसके बाद अब समझिएगा इसका विशेषता क्या होता है काली मिट्टी का। इसमें आपको लोहा होगा, लोहा आयरन, Fe आयरन होगा। फिर से लिख देते हैं, Fe यानी कि आयरन। उसके बाद आयरन के बाद हो जाएगा आपका और क्या क्या, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम। ठीक है,
इतना सब पाए जाने के बाद इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड भी पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। और यहाँ पर कमी क्या होगा, नाइट्रोजन का कमी होगा, फास्फोरस का कमी होगा, सॉरी नाइट्रोजन फास्फोरस के कमी के बाद यहाँ पर आपको जैविक पदार्थ का भी कमी पाया जाएगा, जैविक पदार्थ का भी कमी पाया जाएगा। काली मिट्टी का दूसरा नाम आपको याद रखना है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है करेवा बोल रहे हैं, कपासी मिट्टी, कपासी मिट्टी, क्योंकि यहाँ पर कपास की खेती की जाती है, कपास की खेती की जाती है। और इसी को ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी बोलते हैं, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ। और इसी का नाम क्या है, इंटरनेशनल में इसको चेरनोजम मिट्टी बोलते हैं, चेरनोजम, ट्रॉपिकल चेरनोजम मिट्टी भी इसको कहा जाता है। और भारत में स्थानीय नाम इसका है रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी। सबसे ज़्यादा प्रश्न काली मिट्टी से ही पूछा जाता है, याद रखिएगा। काली मिट्टी का खासियत समझते हैं, इसमें जल धारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ये जो आपका ऊपर वाला पोर्शन है ये मालवा का पठार है, ये कहाँ पाई जाएगी काली मिट्टी, मालवा का पठार में, मालवा का पठार। और यहाँ नीचे वाला जो पोर्शन है ये दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार। यानी कि काली मिट्टी जो है ये इसका निर्माण लावा चट्टान या बेसाल्ट चट्टानों से होता है। लावा चट्टान या इसी को क्या बोलते हैं, बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा इसका निर्माण होता है। इसीलिए काली मिट्टी जो है ये जनरली मालवा का पठार और दक्कन का पठार में पाया जाता है, क्योंकि मालवा पठार और दक्कन पठार का निर्माण ही बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा किया जाता है। अब समझिए काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाएगी, तो महाराष्ट्र में, यहाँ पर आपको थोड़ा सा महाराष्ट्र वाला एरिया मिल जाएगा, महाराष्ट्र में पाया जाएगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिमी मध्य प्रदेश। उसके बाद गुजरात का ये वाला पोर्शन, सौराष्ट्र वाला क्षेत्र। उसके बाद तेलंगाना, यहाँ आपको तेलंगाना का क्षेत्र मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश, ठीक, एक्चुअली ये थोड़ा सा और नीचे आता है, यहाँ आंध्र प्रदेश तेलंगाना भी हो जाता है। उसके बाद कर्नाटक का पोर्शन, ये नीचे वाला पोर्शन कर्नाटक। और कर्नाटक का उत्तरी पार्ट, ये निचला पार्ट कर्नाटक का नहीं होगा, उत्तरी पार्ट खाली कर्नाटक का होगा। तो इन सारे क्षेत्रों में आपका काली मिट्टी पाई जाएगी। काली मिट्टी का खासियत क्या है, इसमें जल धारण की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ये अधिक से अधिक जल को धारण कर सकता है, नमी धारण कर सकता है। और इसका खासियत ये है कि ये अपने आप जुताई कर लेता है अपना, यानी कि जिसमें पानी आएगी ये सारे पानी को सोख लेगा, और जब पानी सूख जाएगी यहाँ पर दरार पड़ जाती है, मिट्टियों में दरार पड़ जाती है। और एक और खासियत है कि एक साइंटिस्ट है क्रेब्स नाम के साइंटिस्ट थे। क्रेब्स साइंटिस्ट ने क्या कहा कि रेगुर जो है वो एक परिपक्व मृदा है। रेगुर यानी कि काली मिट्टी एक परिपक्व मृदा है। यानी कि ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने कहा कि काली मिट्टी एक परिपक्व मृदा है, तो ये आपको क्रेब्स ने कहा है। और याद रखिए काली मिट्टी का निर्माण हमेशा कहाँ पर होता है, लावा चट्टानों में होगा या बेसाल्ट चट्टानों में होगा, इसलिए इसको लावा मिट्टी या बेसाल्ट मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक। और काली मिट्टी पर कपास की खेती की जाती है, ये भी बता चुके हैं। इसको ड्राई लैंड फार्मिंग भी बोल देते हैं, ड्राई लैंड फार्मिंग, यानी कि शुष्क क्षेत्र कृषि भी कहा जाता है, शुष्क क्षेत्र कृषि भी इसको बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका काली मिट्टी का। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, तो सबसे ज़्यादा पाई जाएगी जलोढ़ मिट्टी 43%। जलोढ़ मिट्टी के बाद आपको लाल मिट्टी पाई जाएगी 18%। लाल मिट्टी के बाद आपको काली मिट्टी पाई जाएगी कितना, 15%। और काली मिट्टी के बाद आपको कौन मिट्टी पाई जाएगी, लेटराइट मिट्टी 3.7%। इसको आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी, फिर आपको लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लेटराइट मिट्टी, ये चारों आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा का क्रम। एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। काली मिट्टी के काले रंग का कारण क्या है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, बता चुके हैं। विशेषता क्या है, लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ का कमी पाया जाता है। इसी का अन्य नाम, दूसरा नाम क्या क्या है, कपासी मिट्टी है, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ है, रेगुर मिट्टी है और ट्रॉपिकल चेरनोजम भी इसका नाम। ये इंटरनेशनल लेवल पर इसका नाम है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चेरनोजम मिट्टी भी कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है। और भारत में इसका स्थानीय नाम है रेगुर मिट्टी, ये भी आपको याद रखना है। काली मिट्टी आपको दक्कन का पठार में मिल जाएगा और मालवा का पठार में आपको मिल जाएगा। जनरली इसका क्षेत्र जो है महाराष्ट्र, MP, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है काली मिट्टी, और मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, कर्नाटक का उत्तरी भाग, ये भी आपको याद रखना है।
काली मिट्टी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इसमें तीव्र जल धारण की क्षमता होती है, यानी कि नमी धारण की क्षमता होती है, इसीलिए इसको स्वतः जुताई वाला मिट्टी भी बोल देते हैं। ये अपना जुताई खुद कर देता है। भुरभुरी होती है ये मिट्टी, भुरभुरी यानी कि यहाँ पे नमी धारण की क्षमता ज़्यादा होती है, नमी धारण कर लेती है। जब ज़्यादा इसमें धूप पड़ेगा या गर्मी ज़्यादा पाएगी, इसमें दरार भी आ जाता है, ये भी याद रखना है, दरार पाया जाएगा। और क्रेब्स एक साइंटिस्ट थे, इसके अनुसार रेगुड़ क्या है, एक परिपक्व मृदा है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ, इसलिए इसको यहाँ पर डाल दिए हैं। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट या लावा चट्टानों से मिलकर बनता है, इसलिए इसको लावा मिट्टी भी बोलते हैं। इस मिट्टी पर कपास की खेती की जाती है, पता है, चरनोजम मिट्टी भी बोलते हैं, रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हैं। और काली मिट्टी पे ड्राई लैंड फार्मिंग यानी कि शुष्क कृषि भी किया जाता है, इसलिए उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी इसको मानी जाती है। और बात करते हैं इसके बाद, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा मिट्टी पाया जाएगा? सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाया जाएगा 43%, उसके बाद लाल मिट्टी पाया जाएगा 18%, उसके बाद काली मिट्टी पाया जाएगा 15%, उसके बाद लेटराइट मिट्टी पाया जाएगा 3.7%। चलिए जलोढ़ मिट्टी भी हम आपको बता चुके हैं, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। भारत में सर्वाधिक ये 43% भाग में विस्तृत है। इसे कॉप या कछाड़ी या दोमट मिट्टी, या इसी को इंग्लिश में एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं, एलुवियल सॉइल कहा जाता है। और बात करते हैं, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी दोमट या जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। इसका निर्माण हिमालयी या फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों या फिर अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद के द्वारा इसका निर्माण होता है। गाद यानी कि कचरा, जो भी नदी आएगी वो नदी अपने साथ कुछ न कुछ बहा कर लेकर आएगी, अवसादों को या गाद को। इसी अवसाद और गाद से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ यही मिट्टी होती है। ये मुख्यतः 2 क्षेत्रों में विस्तृत होती है, उत्तर भारत का मैदान यानी कि सतलज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, ठीक है, और तटीय क्षेत्र में आपका अगर पूर्वी तटीय क्षेत्र का बात करें, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इसका डेल्टा क्षेत्र में पाया जाएगा, और पश्चिमी तटीय क्षेत्र में ये केरल और गुजरात में पाया जाएगा। सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी का 2 टाइप है। पहला तो नवीन जलोढ़ यानी कि नया जलोढ़, जहाँ पर बार बार बाढ़ आते रहता है। जिस क्षेत्र में बाढ़ ज़्यादा आएगी वहाँ पर नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, और इसको खादर बोलते हैं। ये अधिक उपजाऊ होती है क्योंकि ये नई जलोढ़ मिट्टी होती है, नई जलोढ़। पुरानी जलोढ़ मिट्टी में बार बार खेती करने से इसकी उर्वरा क्षमता कम हो जाती है, इसलिए कम उपजाऊ होती है, और इस मिट्टी को बांगर मिट्टी भी बोल दिया जाता है। खनिज तत्वों का बात करें तो यहाँ पर खनिज तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है। कौन कौन? पोटास, फॉस्फोरिक अम्ल, चूना और जैविक पदार्थ। लेकिन कमी किस किस चीज़ की होती है? नाइट्रोजन और ह्यूमस की यहाँ पर कमी पाई जाती है। और बात करते हैं, बांगर क्षेत्र की मिट्टी में खुदाई करने पर कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियाँ पाई जाती है। अगर खुदाई कीजिएगा आपको कैल्शियम कार्बोनेट का ग्रंथि पाया जाएगा, और यह ग्रंथि आपको कहाँ मिलेगा? हिमालय क्षेत्र को काटकर नदियों द्वारा लाई गई है। इसको स्थानीय भाषा में कंकड़ बोलते हैं, हम आपको बता चुके हैं। लाल मिट्टी के बारे में थोड़ा सा हम लोग मैप में देख लेते हैं। लाल मिट्टी, ये जो आपका एरिया है इतना सारा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये पूरा आपको लाल मिट्टी है, यहाँ से पूरा यहाँ तक। और इधर भी है आपका, यहाँ भी आपका लाल मिट्टी है इस क्षेत्र में। ये पूरा जो एरिया है ये लाल मिट्टी का क्षेत्र है। लाल मिट्टी के बारे में अगर हम लोग देख लें तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है। जलोढ़ मिट्टी आपका 43% है, लाल मिट्टी 18%, काली मिट्टी 15%, लेटराइट मिट्टी 3.7%। ये ओल्ड डाटा है, इसका नया डाटा आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन अभी भी यही होगा, बस परसेंटेज चेंज हो गया होगा, लेकिन क्रम यहीं पर होगा। और लाल मिट्टी का बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा वर्ग है, यानी कि ये 18% पाया जाएगा। और बात करते हैं इसका निर्माण कैसे होता है? जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित चट्टानों के विघटन और वियोजन से होता है। यानी कि किस चट्टान के विघटन टूटने से होता है? रवेदार या कायांतरित चट्टान, या ये भी आपको याद रखना है, रवेदार चट्टान या कायांतरित चट्टान। इस चट्टान के विघटन से टूटने से ही लाल मिट्टी का निर्माण होता है। अब समझिएगा, लाल मिट्टी के लाल रंग का कारण क्या है? आयरन ऑक्साइड। कहीं कहीं इसको क्या लिख देगा? हेमेटाइट या मैग्नेटाइट, हेमेटाइट या मैग्नेटाइट, या कहीं कहीं इसको लिख देगा Fe2O3, या फिर इसको थोड़ी फेरस या फेरिक ऑक्साइड, फेरस या फेरिक ऑक्साइड ये भी लिख देता है। फेरिक ऑक्साइड सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फेरिक ऑक्साइड, लाल मिट्टी का कारण फेरिक ऑक्साइड है सबसे ज़्यादा। अब देखिए, जो भी पठारी क्षेत्र है हमारे भारत का, पठारी क्षेत्र का पश्चिमी भाग, वहाँ पर आपको मरुस्थलीय मिट्टी पाया जाएगा या आपको काली मिट्टी पाया जाएगा। लेकिन पूर्वी भाग जो है, पूर्वी भाग, वहाँ आपका लाल मिट्टी, ये आपका लाल मिट्टी पाया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है ऊपर से देख लेते हैं। उड़ीसा, यहाँ पर आपको क्या है? उड़ीसा, झारखंड, यहाँ पर आपका झारखंड है,
छत्तीसगढ़, यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ है। पूर्वी मध्य प्रदेश, ये आपका पूर्वी मध्य प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो गया। तेलंगाना, यहाँ पर आपका तेलंगाना हो गया। तमिलनाडु, यहाँ नीचे आपका तमिलनाडु हो गया। कर्नाटक, कर्नाटक हो गया। और दक्षिणी महाराष्ट्र हो गया। तो ये सारे क्षेत्र में आपका लाल मृदा पाया जाएगा। कौन कौन सा खनिज का प्रचुरता पाया जाएगा, याद रखना है, सिलिका, सिलिका और आयरन, सिलिका और आयरन का प्रचुरता यहाँ पर पाया जाएगा। कमी किस किस चीज़ का पाया जाएगा, कमी आपको चूना, मैग्नीशियम, पोटास और ह्यूमस, इस चीज़ का कमी पाया जाएगा। आपको याद रखना है केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का स्थापना कब हुआ था, 1953। और याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा बंजर भूमि कहाँ पर है, राजस्थान। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब एक था उस समय सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से बंजर भूमि पाया जाता था। अब देख लीजिएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हो चुका है, इसलिए आप लोग को देख लेना है कि क्या जम्मू कश्मीर अभी भी प्रतिशत के हिसाब से है या राजस्थान आ गया है, ये भी आपको चेक कर लेना है। सबसे ज़्यादा सूखाग्रस्त क्षेत्र राजस्थान है। और सबसे ज़्यादा लवणीय मृदा, लवणीय मृदा सबसे ज़्यादा आपको गुजरात है, गुजरात। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग देख लेते हैं ये जो आपको लाल लाल दिख रहा है यहाँ पर, ये लाल लाल, ये पूरा लाल, ये वाला एरिया, ये वाला और ये वाला, ये वाला, ये चारों लाल एरिया जो है इसको बोलते हैं लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा भी आयरन ऑक्साइड से ही लाल होता है। देखिए लेटेराइट मृदा किस शब्द से बना है, लेटेराइट बना है लेटर, एक लैटिन शब्द है। लेटर क्या है, एक लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है लेटर। और लेटर का मतलब होता है ईंट, यानी कि ईंट की भट्टियों में या ईंटा बनाने में सबसे ज़्यादा उपयुक्त, सबसे ज़्यादा उपयोगी मिट्टी हमारी लेटराइट मिट्टी है। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। लेटराइट मिट्टी किस काम में आती है, ईंटा बनाने के काम आती है। और बात करते हैं लेटराइट मिट्टी नाम कौन दिया है, तो नाम देने वाले हैं बुकानन हैमिल्टन। कौन है, बुकानन हैमिल्टन। लेटराइट मिट्टी नाम देने वाले यही हैं। लेटराइट मिट्टी जो है मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मिट्टी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विशेषता क्या है, गर्मी भी ज़्यादा पड़ेगी और पानी भी ज़्यादा होगा। यानी कि लेटराइट मिट्टी वहीं पर पाई जाएगी जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होगी और गर्मी भी काफ़ी तीव्र पड़ेगी। ये एरिया आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ और 37 डिग्री साउथ के बीच में ही मिलेगा, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही मिलेगा। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की विशेषता किस मिट्टी में होती है, तो लेटराइट मिट्टी में होती है। आपको कहाँ कहाँ पाया जाएगा, पूरा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है। इसमें भी मुख्यतः ये सह्याद्री वाला क्षेत्र, सॉरी सह्याद्री को ही तो पश्चिमी घाट बोलते हैं, सह्याद्री वाला क्षेत्र है, ठीक है। आपका राजमहल पहाड़ी, यहाँ पर ये आपका ये राजमहल पहाड़ी है, झारखंड वेस्ट बंगाल वाला एरिया। और आपको सेवाराय पहाड़ी, यहाँ पर सेवाराय पहाड़ी तमिलनाडु में, सॉरी यहाँ नीचे होगा, सेवाराय पहाड़ी नीचे, ये सेवाराय पहाड़ी तमिलनाडु में पाया जाएगा। उड़ीसा तट, यहाँ आपको उड़ीसा तट में पाया जाएगा। और कहाँ पाया जाएगा, आपको शिलोंग का पठार, यहाँ पर ये वाला एरिया, शिलोंग के पठार में भी आपको लेटराइट मिट्टी पाया जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा, तो नंबर 1 पर आता है यहाँ पर मालाबार। मालाबार का जो क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। और दूसरा यहाँ पर है आपका महाराष्ट्र, सेकेंड नंबर पर आता है महाराष्ट्र, ठीक। तो ये आपका लेटराइट मिट्टी का सबसे ज़्यादा क्षेत्र है जहाँ पाया जाता है। लाल रंग का कारण क्या है लेटराइट मिट्टी का, इसका भी लाल रंग का कारण है आयरन ऑक्साइड, फेरस या फेरिक ऑक्साइड, जो ऑप्शन में रहे वो मार देना है। इन मिट्टी में आपको 2 चीज़ आपको ज़रूर उगाया जाएगा लेटराइट मिट्टी में। एक तो पहला चीज़ आपका टैपियोका, टैपियोका पूछता है क्वेश्चन, कभी नाम भी नहीं सुनेंगे टैपियोका। और दूसरा चीज़ है काजू, काजू भी आपको यहाँ पे बहुत उगाया जाता है, काजू भी आपको बहुत उगाया जाएगा। और काजू का सबसे ज़्यादा पोर्ट कहाँ पर होता है, गोवा के मार्मुगाओ पोर्ट, मार्मुगाओ बंदरगाह से काजू का निर्यात सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको लेटराइट मृदा। और लेटराइट मृदा में अगर कुछ बात करें तो भारत में लीचिंग यानी कि अधिक वर्षा जहाँ पर भी होती है वहाँ पर भीगने या सूखने के कारण इस मिट्टी में सिलिका पदार्थ ज़्यादा पाया जाता है। और सिलिका पदार्थ के ज़्यादा पाए जाने के कारण ये मिट्टी जो है लीचिंग यानी कि निच्छालन हो जाती है। तो ये आपको निच्छालित मृदा भी बोलते हैं। भारत में एकमात्र निच्छालित मृदा कौन है, निच्छालित, निच्छालित यानी कि लीचिंग। कौन सी ऐसी मृदा है जिसमें लीचिंग के गुण पाए जाते हैं, तो वो है लेटराइट मृदा। तो एल से लीचिंग, एल से लेटराइट, यही ट्रिक को आपको याद रखना है।
और इसमें आपको देखिए आयरन ऑक्साइड तो पाया ही जाएगा। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड के साथ साथ लेटराइट मृदा में एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी पाया जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। लाल मिट्टी पढ़ लेते हैं। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है, 18% भूभाग में पाया जाता है। इसका निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित चट्टानों के विघटन या वियोजन से होता है। लाल रंग का कारण क्या है? आयरन ऑक्साइड। इसी को हेमेटाइट भी दे देगा ऑप्शन में, कहीं मैग्नेटाइट दे देगा, या फिर आपको फेरिक या फेरस ऑक्साइड भी एग्जाम में दे देगा। लाल मिट्टी आपको कहाँ मिलेगा? दक्षिणी पठारी भाग में मिलेगा। जैसे कि आपको पठारी भाग का पश्चिमी भाग, वहाँ पर काली मिट्टी मिल जाएगा, और पठारी भाग भारत का पूर्वी भाग, यहाँ पर आपको लाल मिट्टी मिल जाएगा। इस दोनों क्षेत्र को आप याद रख लीजिएगा, कहाँ पर काली मिट्टी मिलेगा, कहाँ पर लाल मिट्टी मिलेगा। विस्तार कहाँ कहाँ है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और दक्षिणी महाराष्ट्र, इन क्षेत्र में इसका विस्तार है। लाल मिट्टी मुख्यतः उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है। जहाँ पर भी वर्षा कम होगी वहाँ पर लाल मिट्टी ज़्यादा पाई जाएगी। प्रचुरता क्या है इसका? सिलिका और आयरन यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और आयरन ऑक्साइड के कारण ही लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। कमी का बात करें, यहाँ पर चूना, मैग्नीशियम, पोटास और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1953 में हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा बंजर भूमि कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा बंजर भूमि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब सेम था उस समय पाया जाता था। ये ओल्ड डाटा है। अब जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग हो गया है, तो प्रतिशत के हिसाब से आप एक बार देख लीजिएगा, डाटा यहाँ पर मिला लीजिएगा, हो सकता है ये चेंज हो गया हो। सबसे ज़्यादा सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन है? राजस्थान है। और सबसे ज़्यादा लवणीय मृदा कहाँ पर है? गुजरात में है। अब आते हैं लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा एक लैटिन भाषा के शब्द लेटर से बना है, जिसका अर्थ है ईंट। ईंट यानी कि ईंट के निर्माण में सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी यही होती है। लेटेराइट मिट्टी का नामकरण किसने किया था? बुकानन हैमिल्टन ने किया था। बुकानन हैमिल्टन। लेटेराइट मिट्टी के निर्माण के लिए दो परिस्थितियाँ आवश्यक होती हैं। सबसे पहला तो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होनी चाहिए और गर्मी होनी चाहिए, और ये दोनों परिस्थिति जो है आपका भारत में 3 स्थान पर पाई जाती है। वो 3 स्थान कौन कौन है? पश्चिमी घाट पर, उड़ीसा के तट पर और शिलांग के पठार पर। पश्चिमी घाट पर आपका जो वर्षा 200 सेंटीमीटर होगी वो अरब सागर शाखा के द्वारा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर शाखा के द्वारा पश्चिमी घाट पर वर्षा होती है। और भारत में सबसे ज़्यादा लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाया जाएगा? मालाबार तट, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और मालाबार तट आपका केरल में हो गया। दूसरा होगा महाराष्ट्र में, तो ये भी आपको याद रखना है। पश्चिमी घाट पर दोनों याद रखना है, मालाबार तट और महाराष्ट्र। दूसरा है उड़ीसा तट पर जो वर्षा होगी वो चक्रवाती वर्षा से होगी, और ये भी आपका लेटेराइट मिट्टी का जगह है। शिलांग पठार का बात करें तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी शाखा, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसके बंगाल की खाड़ी शाखा के द्वारा यहाँ पर वर्षा होती है, और यहाँ पर खूब वर्षा करती है, इसलिए यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। विस्तार कहाँ कहाँ है देख लीजिए। सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट, राजमहल पहाड़ी झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों जगह है। सेवाराय पहाड़ी तमिलनाडु में है। मेघालय, असम, ये इसी को शिलांग पठार भी बोलते हैं, शिलांग पठार, और उड़ीसा तट, इन सब जगहों पर आपका लेटेराइट मिट्टी का विस्तार है। लेटेराइट मिट्टी के लाल रंग का कारण क्या है? आयरन ऑक्साइड। और आयरन का जो ऑक्साइड है लोहे की अधिकता के कारण धीरे धीरे लेटेराइट मिट्टी जो है वो अनुवर होते जा रही है, यानी कि इसकी उपजाऊ क्षमता कम होती जा रही है। इन मिट्टियों में टैपियोका देखिए और काजू की अच्छी फसल होती है, हम बता चुके हैं, टैपियोका और काजू की अच्छी फसल होती है। नीलगिरी पहाड़ी जो है वहाँ का जो ढाल है, ढलान, वहाँ पर भी मृदा अम्लीय हो जाता है, मतलब एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक होने के कारण वहाँ पर चाय और मसाला उगा लिया जाता है। याद रखिएगा, नीलगिरी पहाड़ी पर भी आपको चाय और मसाला उगा लिया जाएगा। अधिक वर्षा होने के कारण, भीगने और सूखने के कारण इन मिट्टी में सिलिका पदार्थ और निच्छालन हो जाता है। निच्छालन यानी कि लीचिंग। अतः लेटेराइट मृदा जो है वो एक निच्छालित मृदा है, लीच्ड मृदा है, लीचिंग की प्रॉपर्टी यहाँ पर पाई जाती है। प्रचुरता क्या क्या पाया जाएगा, कौन कौन सा खनिज पाया जाएगा? आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों तो आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और कौन कौन सी चीज़ का कमी होगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना, पोटास, कार्बनिक तत्व, इन सब चीज़ों का कमी होगा। मरुस्थलीय मिट्टी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। इसका विस्तार भारत के पश्चिमी भाग में राजस्थान वाले एरिया में होगा, और जहाँ पर शुष्क एरिया, ड्राई एरिया है। रेत और बजरी युक्त मृदा भी यहीं पर पाई जाती है, जैसे दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, समग्र राजस्थान, कच्छ का क्षेत्र, यहाँ पर आपको मरुस्थलीय मिट्टी पाया जाएगा। मरुस्थलीय मिट्टी में खाद्यान्न की खेती तो नहीं होती है, लेकिन मोटा अनाज उगाया जाता है, जैसे ज्वार, बाजरा, मोटा अनाज, सरसों, ये सारा चीज़ मरुस्थलीय मिट्टी में उगाया जाता है।
लेकिन जहाँ पर सिंचाई का सुविधा व्यवस्था है, यानी कि अभी देखिए इंदिरा गांधी नहर है और बहुत सारा नहर है जिससे राजस्थान में पानी पहुँचाई जा रही है। अगर सिंचाई की व्यवस्था हो जाती है तो खाद्यान्न भी उगा लिया जाता है, उन क्षेत्रों में खाद्यान्नों की भी खेती कर ली जाती है। पर्वतीय मृदा का बात करें तो पर्वतीय मृदा आपको हिमालय के साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख भी हो जाएगा, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में पाया जाता है। ह्यूमस का यहाँ पर अधिकता पाया जाएगा और अधिकता का कारण हिमालय की पर्वतीय मिट्टी में अम्लीय गुण आ जाता है और अम्लीय गुण आने के कारण यहाँ पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती कर ली जाती है। पर्वतीय मिट्टी पूर्ण रूप से विकसित नहीं मानी जाती है क्योंकि इस पर आपको चारों होराइजन नहीं पाया जाएगा। ए, बी, सी और डी ये चारों होराइजन नहीं पाया जाता है क्योंकि जहाँ पर भी पर्वतीय मिट्टी का ढाल होगा ऊपर से मिट्टी बहकर नीचे आ जाती है, यानी कि ये पर्वतीय ढालों पर नीचे की ओर बह जाती है तो वहाँ से टॉप सॉइल जो है वो हट जाता है, यानी कि ए होराइजन वहाँ पर समाप्त हो जाता है। करेवा मिट्टी का बात करें तो ये ताज़े जल द्वारा जमा की जाती है। ताज़ा जल यानी कि फ्रेश वाटर, इसमें कहीं भी लवणीय वाटर नहीं होता है और जनरली करेवा मिट्टी कश्मीर घाटी में पाया जाएगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है। अत्यधिक महीन मिट्टी होता है, इतना ज़्यादा चिकना होता है कि ये काफ़ी उपजाऊ हो जाता है और जम्मू कश्मीर में आपको सैफरॉन यानी कि केसर, आलमंड्स, वॉलनट, एप्पल और ऑर्कार्ड्स, इन सारे चीज़ों को उगा लिया जाता है। जम्मू कश्मीर में किस प्रकार का सैफरॉन यानी कि केसर पाया जाता है तो जाफरान किस्म का केसर पाया जाता है। मिट्टी में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करने वाले फसलें निम्न हैं। अल्फ़ा हो गया, ड्राई बीन्स हो गया, गाटबेजो बीन्स हो गया, मटर हो गया, सोयाबीन हो गया, उड़द हो गया, ये सारी फसलें जो हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। ठीक है, आगे आते हैं। पीट एवं दलदली मिट्टी। केरल, तमिलनाडु के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में अधिक जल जमाव के कारण यहाँ की मिट्टी गीली हो जाती है। ठीक है, गीली मिट्टी हो जाती है जिसे पीट कहा जाता है, यानी कि पीट जो है एक प्रकार की गीली मिट्टी है। वनस्पतियों के सड़ने से इसका निर्माण होता है। जो भी वनस्पतियाँ पत्ती वगैरह गल जाती है, सड़ जाती है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, वहाँ पर गीली मिट्टी यानी कि पीट का निर्माण हो जाता है और इसलिए जहाँ पर वनस्पति सड़ेगा वहाँ पर ह्यूमस की मात्रा भी ज़्यादा पाई जाएगी, यानी कि पीट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। अब समझते हैं दलदली मिट्टी क्या होता है। दलदली मिट्टी जो है वो पीट से भी ज़्यादा गीला होता है। दलदली मिट्टी वेस्ट बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र, उड़ीसा तट पर पाए जाते हैं। ये मिट्टियाँ पीट मिट्टी से भी ज़्यादा गीली होती है तथा इसमें ह्यूमस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। आपसे पूछेगा सबसे ज़्यादा ह्यूमस की मात्रा कहाँ होती है तो दलदली मिट्टी में होती है, उसके बाद पीट में होती है और थर्ड नंबर पे आता है आपको दोमट मिट्टी या इसी को एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी भी बोल देते हैं। अब देखिए जो मिट्टी दलदली होगी वहाँ पर मगरमच्छ पाया जाएगा। ठीक है, तो मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र एक बना दिया गया है जिसको भीतरकनिका बोलते हैं। भीतरकनिका वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको उड़ीसा में है और ये फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मगरमच्छ पाया जाता है और मगरमच्छ जो है वो जनरली आपको दलदली क्षेत्रों में ही पाया जाएगा। लवणीय और क्षारीय मिट्टी अगला हम लोग का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, नहीं लास्ट टॉपिक नहीं है, लास्ट प्रकार है मिट्टी का। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा मृदा अपरदन भी देख लेंगे क्योंकि मृदा अपरदन से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लवणीय और क्षारीय मृदा का निर्माण अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र में होता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, इन सब क्षेत्रों में क्या होता है, नहरी सिंचाई वाले क्षेत्रों में लवणीय और क्षारीय मृदा का विकास होता है। कैसे होता है देखिए, शुष्क क्षेत्रों में या मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपायरेशन होता है और बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण केशिका क्रिया को इंग्लिश बोलते हैं कैपिलरी एक्शन के द्वारा क्या होता है, जल जो है, वाटर जो है वो ऊपर की ओर खींचा जाता है। लेकिन वाटर अकेले नहीं खींचाता है, वाटर के साथ आपको चूना पदार्थ भी आपको मिलेगा और अन्य खनिज लवण भी आपको मिलेगा, ये भी आपको वाटर के साथ ऊपरी सतह पर आ जाता है। ये जो मृदा सफ़ेद चादर के जैसे प्रतीत होता है, जिसे हम लोग रेह बोलते हैं या कल्लड़ बोलते हैं। रेह या कल्लड़ इसका स्थानीय नाम है, तो आपको ये भी याद रखना है रेह और कल्लड़ किसको बोलते हैं, ये आपको एग्जाम में एकदम याद रखना है। रेह किसको बोलते हैं, कल्लड़ किसको बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये खनिज लवणीय मिट्टी को ही बोलते हैं। ऐसी मृदा में लवण प्रतिरोधी फसलें ही उगाई जाती है। जो फसल लवण के अगेंस्ट उग सकता है वही मिट्टी उगाई जाएगी, वही फसल उगाई जाएगी। जैसे बरसीम हो गया, धान हो गया, गन्ना हो गया, ये लवणता को बर्दाश्त कर सकते हैं। मृदा की क्षारीयता को दूर करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, जिप्सम मिलाया जाता है। मृदा की अम्लीयता को दूर करने के लिए उसमें चूना मिलाया जाता है। क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है, अम्लीयता को दूर करने के लिए चूना मिलाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिट्टियों को मुख्य रूप से 11 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से 5 मुख्य कौन है, याद रखना है आपको।
इंटरनेशनल स्तर पर 11 वर्ग में बांटा गया। मिट्टी को भारत में 5 वर्ग आता है। पहला है इंसेप्टिसॉल। इंसेप्टिसॉल गंगा और ब्रह्मपुत्र का घाटी वाला क्षेत्र का मिट्टी है। दूसरा वर्टिसॉल। वर्टिसॉल जो है ये दक्कन का पठार वाला काली मिट्टी है, यानी कि इसी को लावा मिट्टी भी बोल देते हैं, वर्टिसॉल। तीसरा है एरिडिसॉल। एरिड यानी कि शुष्क एरिया, एरिड यानी कि शुष्क एरिया। तो एरिड क्षेत्र यानी कि राजस्थान की मरुस्थलीय भूमि को एरिडिसॉल बोलते हैं। हिस्टोसॉल क्या बोलते हैं? केरल और तमिलनाडु का दलदली मिट्टी, पीट और दलदली भूमि, उसको हिस्टोसॉल बोल देते हैं। ऑक्सीसॉल क्या बोलते हैं? केरल की लेटराइट मृदा, लेटराइट मिट्टी को बोलते हैं ऑक्सीसॉल। तो ये 5 मिट्टी भारत में पाई जाती है इंटरनेशनल विभाजन के अनुसार। अब हम लोग पढ़ते हैं मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या होता है कि मिट्टी की जो सबसे ऊपरी लेयर होता है उसका हट जाना, यानी कि सबसे उपजाऊ लेयर जो है उस वही हट गया, तो मृदा में बचेगा ही क्या? मृदा में कुछ नहीं बचेगा। तो मृदा का जो सबसे टॉप लेयर होता है, ऊपरी परत, उसका अगर क्षय हो जाता है तो उसी को हम लोग मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन बोलते हैं। ये अपरदन होगा कैसे? पानी के द्वारा। हो सकता है पानी बहा कर ले जाए, हवा बहा कर ले जाए, या किसी अन्य कारणों से कटाव हो। इन कटाव के कारण मृदा की ऊपरी परत एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, जिससे मृदा अपरदन होता है। इसका मुख्य कारण क्या है? निर्वनीकरण। जंगलों को काटेंगे, पेड़ों को काटेंगे, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगर डिफॉरेस्टेशन अगर होता है, कहीं भी जंगलों को काटते हैं, तो वो सबसे बड़ा कारण है मृदा अपरदन का, क्योंकि पेड़ की जड़ें जो है वो मृदा को पकड़े रखती है। पेड़ कटेगा तो जड़ जो है मृदा को छोड़ देगा और मिट्टी का टॉप लेयर हट जाएगा, इससे मृदा अपरदन हो जाएगा। अत्यधिक पशुचारण। जितना ज़्यादा पशु को चराइएगा, घास खा लेगा, मृदा हटा देगा। मृदा हटाने के कारण वहाँ पर फिर से मृदा अपरदन हो जाएगा। झूम खेती। झूम खेती से भी आपका मृदा अपरदन होता है। अवैज्ञानिक कृषि पद्धति। अगर आप साइंटिफिक तरीके से फसल नहीं उगाइएगा तो भी आपका मृदा अपरदन हो जाएगा। पवन की तेज़ गति। पवन जो है अगर हवा काफ़ी तेज़ गति से बहेगा तो मृदा का सबसे ऊपर से लेयर से मिट्टी को उड़ा कर ले जाएगा, इससे भी आपका मृदा अपरदन हो जाता है। बाढ़ भी बात करते हैं। बाढ़ जो है, कभी भी बाढ़ आएगा तो मृदा का ऊपरी लेयर उड़ा कर ले जाएगा। अंधाधुंध खनन। कहीं भी आप माइनिंग कर रहे हैं, माइनिंग, तो वहाँ से भी आपका मृदा अपरदन हो जाता है। मृदा अपरदन का प्रक्रिया का आपको क्रम याद रखना है, एग्जाम में पूछ देता है। सबसे पहला है आसफाल अपरदन या स्प्लैश इरोजन, इसको बोल देते हैं। सबसे पहला यही है। इसमें क्या होता है? वर्षा का जो बूंद होता है, पानी का बूंद, वो मिट्टी पर जैसे टकराएगा तो मिट्टी का क्या हो जाएगा? पृथक्करण हो जाएगा। देखिएगा जहाँ पर भी पानी गिरता है ज़मीन पर एक छेद जैसा कर देता है, तो इसको बूंदघात अपरदन भी बोलते हैं, क्योंकि ये वर्षा के कारण होने वाला अपरदन है। दूसरा अपरदन है परत अपरदन, इसी को सीट इरोजन भी बोलते हैं। मिट्टी का जल के साथ बहना, जैसे ही पानी आएगा, पानी मिट्टी को बहा कर ले जाएगा, उसी को बोलते हैं सीट इरोजन या परत अपरदन। तीसरा है रील अपरदन या रील इरोजन। रील इरोजन क्या होता है? मृदा में छोटी या कम गहरी नाली बन जाता है। जैसे मान ली मिट्टी है, यहाँ पर एक हल्का नाली जैसा बन जाएगा, क्योंकि पानी यहीं से बह कर आएगा तो मिट्टी में नाली क्रिएट कर देगा। अगर छोटा नाली बना है उसको रील बोल देते हैं, और अगर बड़ा नाली बन गया, वही नाली अगर बड़ा हो गया, उसको गली इरोजन या अवनालिका अपरदन बोल देते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछता है, अवनालिका अपरदन से। अवनालिका अपरदन क्या होता है? जब रील जो है, ये रील जो है अपरदन की नाली बड़ी हो जाती है। रील जो है वो छोटा नाली है, लेकिन यही छोटा नाली जब बड़ा हो जाएगा, यानी कि रील जो है, रील अपरदन जब बड़ा हो जाएगा, उसी को अवनालिका अपरदन बोल देते हैं। लास्ट है आपका धारा चैनल अपरदन। अब और एकदम स्पीड में बह रहा है। पहले तो क्या हुआ? मिट्टी पर पानी गिरा, वर्षा का बूंद गिरा तो हो गया आसफाल अपरदन। फिर क्या होगा? पानी उसको बहा कर ले गया, तो मिट्टी का जल के साथ बहना, सीट इरोजन। जल बहेगा तो वहाँ नाली क्रिएट कर देगा, और नाली अगर छोटा हुआ तो उसको बोल देंगे रील अपरदन। नाली बड़ा हो गया, उसको बोल देंगे गली अपरदन या अवनालिका अपरदन। अब क्या हो गया? नाली इतना मोटा हो गया कि जल की एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगा, और चैनल को तब तक काटते जब तक कि उसका ढाल निश्चित नहीं हो जाता है। इसका हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए पर्वत ऐसे है, यहाँ से मिट्टी बहा कर ले रहा है, तो ये इसको काटेगा, काटते एक समय क्या करेगा? इसको पूरा प्लेन कर देगा, यानी कि जितनी भी ऊपरी सतह उठा हुआ था सबको प्लेन कर दिया। वो तब तक उसको काटते रहेगा, अपरदित करते रहेगा, जब तक कि वो ढाल स्थिर ना हो जाए। स्थिर ढाल प्राप्त न कर दे तब तक उसको काटते रहेगा। और इस प्रकार के अपरदन को क्या बोलते हैं? धारा चैनल अपरदन या स्ट्रीम चैनल इरोजन, इसको बोल देते हैं। अब देखिए, सोरघम या ज्वार के बारे में हम बता चुके हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा ये कहा गया है कि सोरघम जो है, यानी कि ज्वार, अन्य फसल की तुलना में मिट्टी का सबसे ज़्यादा अपरदन करती है। ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में
यूपीएसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीएसएससी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का तरीका क्या है? 3 तरीका आपको याद रखना है। फसल चक्र, ठीक है, क्रॉप साइकिल बोल देते हैं इसको। दूसरा क्या है? मिश्रित खेती, मिक्स्ड कल्टीवेशन, क्या बोलते हैं इसको? मिक्स्ड कल्टीवेशन। और तीसरा क्या है? बहुफसलीय खेती यानी कि मल्टी क्रॉप फार्मिंग। ये 3 तरीका है कि आपका मृदा की उर्वरता प्राप्त हो जाएगी। जो मिट्टी में उर्वरक क्षमता कम हो गई है उस मिट्टी की उर्वरा क्षमता पुनः वापस प्राप्त की जा सकती है, जिसका ये 3 तरीका है। तो ये था आपका मिट्टी का टॉपिक समाप्त हो चुका है। मृदा टॉपिक हम लोग समाप्त कर चुके हैं। इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है इससे ज़्यादा क्वेश्चन मृदा से नहीं पूछा जाता है। यही था हमारा मृदा का ये टॉपिक समाप्त हो चुका है। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।